बिल्कुल। और आज के इस विशेष डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय को एकदम आसान और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझने वाले हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आज का हमारा टॉपिक है यमुना नदी तंत्र, जिसे हम सिर्फ थ्योरी से नहीं बल्कि स्क्रीन पर चल रहे इन बेहतरीन 3D एनिमेटेड मैप्स और डायग्राम्स के जरिए डिकोड करेंगे। हाँ, क्योंकि आज मैंने एंट्री, नेक्स्ट आईएएस, दृष्टि आईएएस और वाजीराम एंड रवि जैसे बेहतरीन संस्थानों के नोट्स को खंगाला है। तो हमारा मिशन सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है, बल्कि यमुना के भूगोल, उसके आर्थिक महत्व और सबसे जरूरी उसके वर्तमान संकट को गहराई से समझना है। सही कहा। और जैसा कि हम स्क्रीन पर इस 3D मैप में देख पा रहे हैं, भारत के एकदम उत्तरी हिस्से से उत्तराखंड की बर्फ से ढकी चोटियों से एक नीली रेखा निकलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये नीली रेखा हमारी यमुना नदी है, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई करीब 1376 किलोमीटर है ना? हाँ। और अगर इसके उद्गम की बात करें तो वाजीराम के नोट स्पष्ट करते हैं कि ये निचले हिमालय की मसूरी पर्वतमाला में स्थित है। और एक चोटी है बंदरपूंछ। अच्छा, बंदरपूंछ चोटी। हाँ, उसी के पश्चिमी ढलान के पास यमुनोत्री ग्लेशियर मौजूद है। और मजेदार बात यह है कि ये समुद्र तल से लगभग 6387 मीटर की ऊंचाई पर है। बाप रे, इतनी ऊंचाई! बिल्कुल। और वहीं पे एक कालिंद पर्वत भी है। इसी पर्वत के कारण प्राचीन काल से ही यमुना को कालिंदजा या कालिंदी भी कहा जाता है। ये तो एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट है एग्जाम के नजरिए से। तो जब पानी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है, मतलब 6000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई से, तो उसमें भयंकर पोटेंशियल एनर्जी होती होगी ना? एकदम सही पकड़ा। गुरुत्वाकर्षण इस पानी को इतनी तेजी से नीचे खींचता है कि ये अपने रास्ते में आने वाली कठोर चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ती है। मतलब पहाड़ों में इसका व्यवहार बहुत ही आक्रामक होता है। मुझे तो ये किसी छात्र की जीवन यात्रा जैसा लग रहा है, मतलब मैराथन जैसा। वो कैसे? अरे, जैसे पहाड़ों में ये नदी बिल्कुल बचपन की तरह तेज और चंचल होती है, लेकिन जैसे ही यह उत्तराखंड और हिमाचल से होते हुए हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में आती है, तो एक वयस्क की तरह शांत और गहरी हो जाती है। क्या बात है! ये एनालॉजी सच में बहुत सटीक है। मैदानी इलाकों में ढलान कम हो जाती है ना, तो नदी की स्पीड धीमी पड़ जाती है और वो अपने साथ लाया गाद वहीं जमा करने लगती है। हाँ, और अंत में जाकर यह प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में गंगा से मिल जाती है। लेकिन एक बात जो मुझे इन नोट्स में थोड़ी उलझा रही थी। वो क्या? मतलब ये इतनी लंबी यात्रा तय करती है, इतने सारे राज्यों से गुजरती है, फिर भी इसका जल स्तर पूरे साल एक जैसा क्यों नहीं रहता? कभी भयानक बाढ़ और कभी एकदम सूखा। इसे समझने के लिए हमें ग्लेशियर आधारित और वर्षा आधारित नदियों के फर्क को समझना होगा। देखिए, यमुना तकनीकी रूप से एक ग्लेशियर आधारित नदी है। मतलब बर्फ पिघलने से बनी है। हाँ, लेकिन ये ग्लेशियर का पानी इसे सिर्फ एक बेस फ्लो देता है, ताकि नदी पूरी तरह सूखे नहीं। जैसे जैसे ये मैदानी इलाकों में आगे बढ़ती है, इसका पूरा तंत्र मानसून पर निर्भर हो जाता है। अच्छा। हाँ ना? क्योंकि इसकी ज्यादातर सहायक नदियां वर्षा आधारित हैं। जब बारिश होती है तो अचानक से पानी का वॉल्यूम हजारों गुना बढ़ जाता है और बाढ़ आ जाती है। मतलब यमुना का अपना जो वजूद है उसकी सहायक नदियों पर बहुत ज्यादा टिका है। और स्क्रीन पर जो ये हमारा 3D हाइब्रिड मैप दिख रहा है, ये इस बात को और भी क्लियर कर रहा है। बिल्कुल। अगर हम इस मैप में दाईं और बाईं ओर की नदियों को अलग अलग रंगों में देखें तो बहुत सी नई बातें सामने आती हैं। पहले बाईं ओर यानी लेफ्ट बैंक की बात करते हैं। हाँ, मैंने दृष्टि आईएएस के नोट्स में पढ़ा था कि बाईं ओर से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है टोन्स। और एक कमाल का फैक्ट बताऊं? हाँ, बताइए। टोन्स नदी उत्तराखंड के कालसी के पास यमुना में आकर मिलती है। और आंकड़े बताते हैं कि संगम के समय टोन्स नदी में यमुना से 2 गुना पानी होता है। सच में? टोन्स हिमालयी शैखे की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र बहुत विशाल है। लेकिन रुको, यहीं पर मेरा एक सवाल है। अगर टोन्स में यमुना से दुगना पानी है, तो फिर आगे बढ़ने वाली मुख्य नदी का नाम यमुना क्यों रखा गया? उसे टोन्स क्यों नहीं कहते? ये भूगोल के नामकरण का एक बहुत ही क्लासिक सवाल है।
हमें लगता है कि जिसमें पानी ज्यादा है वही मुख्य नदी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिर असल में क्या देखा जाता है? जो भूवैज्ञानिक होते हैं ना, वे देखते हैं कि किस नदी की घाटी या वैली ज्यादा गहरी और ऐतिहासिक रूप से सीधी है। यमुना की घाटी की संरचना ऐसी है कि संगम के बाद भी मुख्य रास्ता यमुना का ही रहता है। ओह, मतलब भूगोल का विज्ञान और इतिहास दोनों मिलकर नाम तय करते हैं। हाँ, और बाईं ओर एक और नदी है हिंडन, जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और पूरी तरह बारिश पर निर्भर है। अब अगर हम दाईं ओर यानी राइट बैंक की तरफ आएं तो यहाँ की कहानी और भी दिलचस्प है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, मतलब ये नदियां हिमालय से नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं, ये सभी प्रायद्वीपीय पठार और विंध्य पर्वतमाला की तरफ से आती है, और इनमें सबसे बड़ी है चंबल, जो मध्य प्रदेश के महू के पास जानापाव पहाड़ियों से निकलती है। चंबल का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? बीहड़ और वो पुरानी डकैतों वाली कहानियां। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, ये बीहड़ बनते कैसे हैं? मैं समझाती हूँ। भूगोल की भाषा में इसे बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। बैडलैंड टोपोग्राफी। हाँ। चंबल के इलाके की मिट्टी बहुत भुरभुरी होती है और वहाँ पेड़ों की जड़ें नहीं होती जो मिट्टी को बांध कर रख सकें। तो जब मानसून की तेज बारिश होती है ना, तो पानी मिट्टी को तेजी से काट देता होगा। बिल्कुल, इसे गली इरोजन या अवनालिका अपरदन कहते हैं। पानी छुरियों की तरह मिट्टी को काटता है और 50 से 100 फीट गहरी खाइयां बना देता है। इन्हीं को बीहड़ कहते हैं। क्या बात है! मतलब ये कोई रहस्य नहीं बल्कि मिट्टी और बारिश का सीधा विज्ञान है। और चंबल पर तो कई बड़े बांध भी हैं ना? हाँ, दक्षिण से उत्तर की ओर 4 प्रमुख बांध हैं: गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। और इन्हीं बांधों से राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पानी भी मिलता है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। और एक और नाम है साबी नदी, जो अरावली से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए दिल्ली में प्रवेश करती है। ये एकमात्र ऐसी प्रमुख नदी है जो इस दिशा से दिल्ली आती है। ये सब सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि यमुना उत्तर भारत के लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक एटीएम है। एटीएम मतलब ऑल टाइम मॉइस्चर एंड मनी। अच्छा। हाँ ना, स्क्रीन पर जो ये कृषि और उद्योगों के आइकन्स उभर रहे हैं, ये यही तो बता रहे हैं। हथनीकुंड, ताजेवाला और ओखला बैराज से निकलने वाली नहरें जैसे पश्चिमी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर और आगरा नहर, इन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखा है। बिल्कुल सही कहा। दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, ये सब इसी के तट पर तो बसे हैं। आगरा में ताजमहल भी इसी के किनारे है। की पुत्री और यमराज की बहन कहा गया है। हाँ, भाई दूज का पर्व भी इसी से जुड़ा है। लेकिन अब हम इस चर्चा के सबसे डार्क और चिंताजनक हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। स्क्रीन पर ये जो लाल और पीले रंग के अलर्ट वाले तथ्य फ्लैश हो रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि जिस नदी पर हम इतने निर्भर हैं, हमने उसी की जान ले ली है। ये सच में बहुत अफसोस की बात है। अगर हम जल विवाद और प्रबंधन की बात करें तो 1994 में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच एक समझौता हुआ था। अपर यमुना रिवर बोर्ड बनाया गया था ना? हाँ, जिसका काम था पानी का बंटवारा और गुणवत्ता की निगरानी करना। लेकिन निगरानी हो कहाँ रही है यार? मतलब दिल्ली में जो वजीराबाद से ओखला बैराज तक का 22 किलोमीटर का हिस्सा है, उसे तो आधिकारिक तौर पर डेड रिवर या मृत नदी घोषित कर दिया गया है। और ये डेड रिवर कोई मुहावरा नहीं है। पानी में जो घुलित ऑक्सीजन होती है, यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, उसका स्तर दिल्ली के इस हिस्से में बिल्कुल शून्य हो चुका है। शून्य? मतलब पानी के अंदर कोई मछली या जीव जिंदा नहीं रह सकता? बिल्कुल नहीं। और मैंने एक डराने वाला आंकड़ा पढ़ा, अमोनिया का स्तर 8 ppm तक पहुंच गया है, जबकि सुरक्षित सीमा सिर्फ 1 ppm है। और फीकल कोलीफॉर्म यानी वो बैक्टीरिया जो मल में होता है, वो 1.1 बिलियन है। जबकि नहाने के लिए सुरक्षित सीमा सिर्फ 500 है। मतलब ये हो क्या रहा है? एक तरफ हम इसे मैया कहते हैं और दूसरी तरफ इसमें 1.1 बिलियन फीकल कोलीफॉर्म छोड़ते हैं। क्या राज्यों के बीच सिर्फ पानी बांटने के लिए बोर्ड बने हैं? प्रदूषण रोकने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। गुस्सा आना लाजमी है। बोर्ड के नियमों में गुणवत्ता की निगरानी शामिल तो है, लेकिन शहरीकरण और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण नीतियां अक्सर कागजों तक सिमट कर रह जाती हैं। तो ये इतना कचरा आ कहां से रहा है? सबसे बड़ा कारण है दिल्ली अपना 58% सीवेज इसमें बिना पूरी तरह ट्रीट किए डाल देती है। इसके अलावा उद्योगों का कचरा, जिसमें सीसा और आर्सेनिक जैसी भारी धातुएं होती हैं,
और वो यूट्रोफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट भी तो है ना? हाँ, कृषि अपशिष्ट या फर्टिलाइजर जब बहकर नदी में आते हैं तो नदी में बहुत सारी काई या शैवाल पैदा हो जाती है। इसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। और जब ये काई मरती है तो उसे सड़ाने वाले बैक्टीरिया पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। बिल्कुल, जिससे नदी का दम घुट जाता है और रही सही कसर हथीनी कुंड बैराज पूरी कर देता है, जहां से साफ पानी नहरों में मोड़ लिया जाता है। मतलब दिल्ली तक आते आते नदी में अपना प्राकृतिक पानी या जिसे इकोलॉजिकल फ्लो कहते हैं वो बचता ही नहीं है। सही कहा। तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है या कुछ उम्मीद बाकी है? स्क्रीन पर जो ये तेज माइंड मैप एनिमेशन चल रहा है ये कुछ समाधान दिखा रहा है। समाधान बिल्कुल है। सरकार ने यमुना एक्शन प्लान याप 1, 2 और 3 चलाए हैं, जिन्हें अब नमामि गंगे में मिला दिया गया है। और कुछ आधुनिक तकनीकें भी तो आ रही हैं ना? हाँ, जैसे बायो रिमीडिएशन। ये क्या होता है? इसमें खास तरह के बैक्टीरिया नदी में छोड़े जाते हैं जो खुद उस प्रदूषण और जैविक कचरे को खाकर खत्म कर देते हैं। अरे वाह, मतलब प्रकृति से ही प्रकृति का इलाज। इसके अलावा आर्टिफिशियल वेटलैंड्स भी बनाए जा रहे हैं। ये उथले तालाब होते हैं जिनमें खास पौधे लगाए जाते हैं जो पानी से जहरीले तत्वों को सोख लेते हैं। एक तरह से ये नदी की किडनी का काम करते हैं। ये तो बहुत ही शानदार बात है। और हमें ये भी याद रखना होगा कि यमुना के निचले हिस्सों में आज भी गंगा डॉल्फिन, चंबल के घड़ियाल और कछुए जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां संघर्ष कर रही हैं। उन्हें बचाना हमारा फर्ज है। बिल्कुल। अगर मैं इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालूं तो ये नदी तंत्र सिर्फ जल का प्रवाह नहीं है, ये हमारे विकास के मॉडल का एक आईना है। अगर यमुना नहीं बचेगी तो इस पर निर्भर करोड़ों लोगों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल। और इसी बात पर आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या? जरा सोचिए, दुनिया के कुछ देशों में नदियों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा मिल रहा है। अगर भारतीय कानून भी यमुना नदी को एक इंसान की तरह लीगल राइट्स दे दे तो क्या यमुना नदी अपने प्रदूषकों और अतिक्रमण करने वालों पर खुद मुकदमा नहीं कर देती? ये तो सच में बहुत गहरा सवाल है ना? क्या वो अपना दम घोंटने वालों से हर्जाना नहीं मांगती? इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने यमुना नदी तंत्र को पूरी गहराई और विजुअल्स के साथ समझा। अगर ये डीप डाइव आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीके ज्योग्राफी हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।